यूपी बीएड 2021 प्रवेश परीक्षा में संभावित आने वाले कुछ प्रश्नों को हम आपसे साझा करेंगे। ऐसे ही प्रश्न लगभग हर साल आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में लगभग एक ही पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या अधिकांशतः ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न हर साल दोहराकर पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज तक पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं इस वीडियो में, और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे प्रश्न प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी, न कि पशुचारण अवस्था थी, न ही कृषि अवस्था थी और न ही औद्योगिक अवस्था थी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार जो थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता जो है उसे अपना पालतू बनाया था। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल यानी नवपाषाण युग में किया था। यानी आग की खोज किस युग में हुई थी। तो आप इसका उत्तर भी यही लिखेंगे, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। तो मानव ने नवपाषाण युग से कृषि कार्य आरंभ किया। देखिए, नवपाषाण काल में ही जो थी आग की खोज हुई और नवपाषाण युग से ही कृषि कार्य का आरंभ भी मानव ने किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो आपका सही उत्तर होगा जौ। जौ जो था मानव ने सर्वप्रथम फसल के रूप में इसका उपयोग किया था। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से मिलता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग काल की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। तो हड़प्पा की खुदाई जो थी 1921 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला माना जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय राखाल दास बनर्जी जी को है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि लोथल जो है सतलज नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। इसलिए यह जो आपका युग्म है वो सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त होता है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो लोहा धातु का प्रयोग जो थे वो हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, जबकि सोना, चांदी, कांसा इन सभी धातुओं का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से कांस्य नर्तकी की मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल राजा से है। प्रयोग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो प्रयोग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त जी से है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। गर्तावस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो गर्तावास के साक्ष्य जो है कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं। जूते एवं खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो जूते एवं खेत के जो साक्ष्य थे वो कालीबंगा से मिले थे।
जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस काल का कोई लिखित विवरण आपको प्राप्त नहीं होता उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसलिए आप सही उत्तर लिखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य भारत में सबसे पहले बसे थे। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र माने जाते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी सिंधु को माना गया है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र आपका सही उत्तर होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। यानी सबसे पुराना वेद भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ऋग्वेद ही लिखेंगे। निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती है? तो यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती है। ऋग्वेद में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद में विनिमय के माध्यम में गाय का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था सभा थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुंभा जो है सुवास्तु से इसका संबंध नहीं है, इसलिए यह युग्म सुमेलित नहीं है। नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कुंभा का सुवास्तु का प्राचीन नाम कुंभा नहीं था। बाकी झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। रावि का प्राचीन नाम परुष्णी था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहा की खोज की थी। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 आप लिखेंगे। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 भारतीय पुराणों की संख्या है। निम्न में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो स्मृति जो है उसे एक धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो उपनिषद से ब्रह्म विद्या का संबंध है। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम को न्याय दर्शन प्रवर्तक माना जाता है। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक जो है पतंजलि जी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर जी थे। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सभी को जैन धर्म में त्रिरत्न के रूप में सम्मिलित किया जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और महावीर जी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र आप उत्तर लिखेंगे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 59 नंबर प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, इन तीनों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित किया जाता है। बुद्ध, संघ, धम्म।
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। पावापुरी में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन कनिष्क के शासन काल में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए? तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे। गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? तो जातक कथा में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय जो है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म से की जानकारियां मिलती हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौशल जो है मथुरा उसकी राजधानी है, यानी कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी मथुरा है, यह युग्म सम्मिलित नहीं है। जबकि सारे जो आपको 3 विकल्प और दिए गए हैं कि गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, अंक की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, यह तीनों सही है। बाकी चौथा विकल्प आपका कौशल महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, यह विकल्प आपका गलत है। अगला प्रश्न दिया गया कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु इसका सही उत्तर है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अवंती को मगध साम्राज्य मिलने का श्रेय किस शासक को है? शिशुनाग को। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी वैशाली थी। निम्न में से किस शासक को सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय धननंद जो थे वो मगध के शासक थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का सिकंदर शासक था, मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो विशस्ता या झेलम का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो धननंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धननंद शासक को समाप्त कर गए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो थे मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की इंडिका रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। इन दोनों प्रश्नों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले गोला में प्राण त्याग दिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो असत्य कथन है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी यह तीनों जो आपके विकल्प हैं वो सत्य हैं। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा? तो बिंदुसार को। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईस्वी पूर्व। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के
13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध साक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो मास्की। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त है? सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्णन 7 भागों में किया था। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? तो अशोक जो थे वो मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके कम समय में हमने अधिक प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में विष्टि जो है निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया? तो अशोक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो इंडो ग्रीक। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफर्निस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके दरबार में नवरत्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। भारत में हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। यह सभी जो कथन है वो सत्य हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। चीनी यात्री वेंगसान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेंगसान भारत शासनकाल में भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। कन्नौज के लिए पुलकेशिन द्वितीय। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः प्रतिहार ने जीता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन चोलों की प्रशासन की विशेषता थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विशेष रूप से इस प्रश्न को याद रखेंगे आप। कुमारगुप्त प्रथम
जो हैं उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहर जो है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं। कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी के में किसके इतिहास का वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी के इतिहास कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 712 ईस्वी में भारत में पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो भारत का वह पहला शासक मूलराज द्वितीय था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया था। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान जो है वह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। भारत में सिजदा एवं पापोश प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने भारत में सिजदा एवं पापोश प्रथा की शुरुआत की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है या तूती हिंद कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो किताब उल रहला का जो लेखक है वो इब्न बतूता है और वह मोरक्को के निवासी थे। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोदी सुल्तान जो था वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था? तो फिरोज तुगलक सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी। ऐसी ही और लगभग 200 से 300 प्रश्नों को जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीएड प्रवेश परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही वनडे एग्जाम में अभी आपको देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को हम अगली कड़ी में साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।